प्यारे बच्चों, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में अब तक से हमने 4 पार्ट अर्थात कि 4 लेसन कंप्लीट कर लिया और अब तक से हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए। जिन टॉपिक में मेन टॉपिक था बच्चों, चार्ज के बारे में हमने बात की, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे लाया जाए अर्थात कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात हम लोगों ने की। और साथ में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ा, कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ में आने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम के लिए क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया। और साथ में हमने कूलॉम्स लॉ पे बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। तो कूलॉम्स लॉ में और कुछ बेहतर क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि कूलॉम्स लॉ एक इतना इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बच्चों बनते रहते हैं। तो आज के भी लेक्चर में हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि कूलॉम्स लॉ पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम करें, जिससे कूलॉम्स लॉ में आने वाले सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएं। चलिए बच्चों, आज हम फिर से शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के दौर में यहाँ पे इस चैप्टर में इस पार्ट 5 में हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही एक प्यारा सा न्यूमेरिकल। भाई पिछले लेक्चर में हमने बात किया क्या, 2 चार्ज हमने ले लिया है ना। और 2 चार्ज के बीच में या बाहर ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जहां पे अगर हम तीसरा चार्ज रखें किसी भी नेचर का तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ये चीजें हम चर्चा कर चुके हैं पिछले पार्ट में। तो आज आइए देखिए पार्ट फर्स्ट में हम एक नया न्यूमेरिकल लेके आते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपके पास एक चार्ज है +16 कूलम। अच्छा, दूसरा चार्ज है बच्चों -4 कूलम। इस चार्ज का नाम दिया हमने ए और इस चार्ज का नाम दिया बी। अच्छा, क्वेश्चन कैसे शुरू होता है, 2 चार्जेस ए। अच्छा, ए के ऊपर चार्ज क्या है, +16 कूलम, एंड बी जिसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, -4 कूलम, आर फिक्स्ड है ना। ये दोनों ही चार्ज ए और बी अपने पोजीशन पे क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है ये लाइन कौन सा ले रहे हैं हम, तो ये ले रहे हैं चार्ज ए और बी के पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन। इसका नाम दे सकते हैं लाइन ए बी। एक्सटेंशन के रूप में इधर है, एक्सटेंशन के रूप में इधर है। तो मैंने कहा 2 चार्ज ए और बी आर फिक्स्ड है ना, एट सेपरेशन। कितने सेपरेशन पे, तो इनके बीच में सेपरेशन हम लोगों ने ले लिया बच्चों 1 मीटर का। 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर है ना। तो 1 मीटर के बराबर इनके बीच का सेपरेशन ले लिया। अच्छा, सेपरेशन 1 मीटर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट पोजीशन, एट व्हाट पोजीशन, पोजीशन कहें या डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज। 2 +2 कूलम, माइनस भी हो सकता है बच्चों क्वेश्चन में ये, लेकिन मैंने +2 कूलम ले लिया है। आप क्वेश्चन में चाहे तो -2 का भी कंसिडरेशन करके कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में मैंने कहा एट व्हाट पोजीशन या डिस्टेंस, डिस्टेंस और थर्ड चार्ज +2 कूलम is to be placed, to be placed on line। किस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो ए बी, जो लाइन चार्ज ए की पोजीशन और बी के पोजीशन को ज्वाइन करता है। तो टू बी प्लेस्ड ऑन लाइन ए बी सो दैट, सो दैट ताकि आपके पास 2 चीजें हों। पहला +2 कूलम जो आपने चार्ज लिया है, फिर नेट 0
रिजल्टेंट फोर्स, है ना। हमें इस पोजीशन पे थर्ड चार्ज को रखना है ताकि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या लगे बच्चों, जीरो लगे। तो फिर नेट रिजल्टेंट जीरो फोर्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा चीज, आपको किस पोजीशन पे रखना है ताकि सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ये नई चीज है। अब तक से हमने पीछे क्वेश्चन किया उसमें इसकी चर्चा नहीं की, जो इसके अंदर हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं बच्चों। तो सेकेंड पॉइंट में है सो दैट प्लस 2 कूलम की तो बात कर चुके हैं ना बच्चों। तो सो दैट द सिस्टम, अच्छा सिस्टम किससे बना है, तो सिस्टम बच्चा बना है प्लस 16 कूलम से, माइनस 4 कूलम से, एंड जो हमने चार्ज लिया है प्लस 2 कूलम, इससे बना है। तो सो दैट द सिस्टम मेड ऑफ दिस चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो सॉल्यूशन में दो पार्ट पूछा गया है, तो दो पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना शुरू किया। तो पहला हमने सॉल्व किया, प्लस 2 कूलम को हमने इक्विलिब्रियम में रखा, है ना, प्लस 2 कूलम चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अब प्लस 2 चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है अर्थात कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, अब ऐसी स्थिति में इसको कहां रखना चाहिए, इसकी चलिए चर्चा करते हैं। तो प्लस 2 कूलम चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तो मैं पिछले न्यूमेरिकल में आपको बता चुका हूं, अगर दो चार्ज ए और बी सिमिलर नेचर के लिए जाए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वैसी स्थिति में थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कहां पे फील करेगा, तो दोनों चार्ज के पोजीशन के बीच में, मिडिल में, है ना, यहाँ पे कहीं भी इनके बीच में कहीं वो नेट जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अर्थात कि इन दो चार्जेस के बीच में वो पोजीशन होगा जहां पे उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, प्रोवाइडेड इनके चार्जेस के नेचर क्या हो, सेम, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब ऐसी स्थिति में वह पॉइंट पी कहां पाया जाएगा, जहां पे प्लस 2 कूलम पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो होगा, तो वो पॉइंट या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब किस पोजीशन पे होगा, तो इसके लिए मैंने बताया था हमेशा वो पोजीशन छोटे वाले चार्ज के करीब होगा। तो इन दोनों ही चार्जेस में मैग्नीट्यूड में छोटा कौन सा है, तो 4 कूलम, है ना, माइनस 4 कूलम का मैग्नीट्यूड 4, 16 कूलम का मैग्नीट्यूड 16, तो छोटा तो मैग्नीट्यूड में माइनस 4 कूलम है मैग्नीट्यूड में। ऐसी स्थिति में ये जो थर्ड चार्ज होगा प्लस 2 कूलम, उसको इस पॉइंट पी पे रखना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, द चार्ज प्लस 2 कूलम शुड बी प्लेस्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे इस चार्ज को हमें रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब पॉइंट पी पे रख के इसके ऊपर टोटल रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना है हमें। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, माइनस 4 कूलम के कारण फोर्स बच्चों इधर लगेगा, ये फोर्स किसके कारण है, माइनस 4 कूलम के कारण है, और प्लस 16 के कारण इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो ये फोर्स किसका है, प्लस 16 कूलम चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स है। अब ऐसी स्थिति में द चार्ज प्लस 2 कूलम शुड बी प्लेस्ड एट पी एट दिस पॉइंट resultant force will be zero, will be zero कब, यदि फोर्स ड्यू टू प्लस 16 कूलम का मैग्नीट्यूड, है ना, बराबर हो फोर्स ड्यू टू
-4 कूलम चार्ज के कारण मैग्नीट्यूड है ना के। इसका अर्थ है कि इस पॉइंट पे +2 कूलम पे +16 कूलम के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड और -4 कूलम के कारण जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड अगर दोनों बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स 0 होगा, क्योंकि दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे अपोजिट है। अच्छा, अब देखते हैं +16 के कारण 2 कूलम पे क्या फोर्स लगेगा। तो +16 से अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं इस पॉइंट की डिस्टेंस है कितना, तो मान लीजिए -4 से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है बच्चों x। तो ऐसी स्थिति में +16 से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 1 + x मीटर हो जाएगा बच्चों, है ना। और ये हमने x मीटर लिया है, तो इसलिए 16 कूलम के कारण 2 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये लगेगा बच्चों k × 16 × 2, है ना, मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, अपॉन डिस्टेंस है 1 + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वल टू k × फोर्स ड्यू टू -4 कूलम के कारण +2 कूलम पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, k × 4 × 2, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अच्छा, दोनों साइड में सिमिलर टर्म को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेने पे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिला बच्चों, ये मिला 4/1 + x इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिला बच्चों, 2/x मिला। अच्छा, इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व किए करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से मिलेगा ये 4x और ये मिलेगा 2 + 2x। अच्छा, 2x को अगर इधर लाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देयरफॉर x की वैल्यू 1 मीटर। तो +2 कूलम चार्ज को पॉइंट P पे रख के इसके ऊपर टोटल रिजल्टेंट फोर्स 0 होने के लिए इस पॉइंट P की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो -4 कूलम से 1 मीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे बच्चों, 1 मीटर की दूरी पे, और +16 कूलम चार्ज से ये कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, 2 मीटर के दूरी पे होगा। ये क्लियर हो गया। पहला पार्ट हमने बच्चों सॉल्व कर लिया। अब चलिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमें इस तरीके से इसको यहां पे रखना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नोट कीजिएगा, चार्ज एक ही पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है ना। अच्छा, ये भी पोजीशन क्या है, लगभग फिक्स्ड है ना। अब देखिए, अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अगर हम चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे ए तो अपने आप फिक्स है और बी हमारे पास अपने आप क्या है बच्चों, फिक्स है, और चार्ज भी ये दिया है कितना है, +2 कूलम है ना। तो हम लिख सकते हैं सिंस, दूसरे पार्ट के लिए, सिंस system is in equilibrium, system is in equilibrium and A इक्वल टू फिक्स्ड, चार्ज ए क्या है, फिक्स है, बी भी क्या है बच्चों, फिक्स्ड है ना, और हमारे पास क्या है, +2 कूलम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसा है अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि +2 कूलम को जब हम -4 कूलम चार्ज से 1 मीटर की दूरी पे रखेंगे तो अपने आप ना तो ये हिलेगा, ना तो ये हिलेगा, ना तो ये हिलेगा। इसका अर्थ है कि पूरा सिस्टम अपने आप क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में होगा। तो +2 कूलम चार्ज इन इक्विलिब्रियम, हेंस अब यहां नया चीज हम कह सकते हैं, हेंस at P for +2 कूलम चार्ज, for +2 कूलम चार्ज फुल सिस्टम है ना, विल बी इन इक्विलिब्रियम। हमें कुछ करना ही नहीं है, सिस्टम अपने आप क्या है यहाँ पे
इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन हम करते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है बच्चों, चलिए इसी में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये हटाते हैं बच्चों, है ना। देख लें क्वेश्चन का स्टेटमेंट। भाई अपने आप ये सिस्टम क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये तो फिक्स है और ये भी क्या है, फिक्स है। और इसको जब हम 1 मीटर की दूरी पे रखेंगे तो अपने आप ये इक्विलिब्रियम में होगा। इसका अर्थ है कि ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, तो तीनों ही चार्ज अपने आप में इक्विलिब्रियम में है, अर्थात कि दिए गए पोजीशन के लिए अपने आप सिस्टम क्या हो गया बच्चों, इक्विलिब्रियम में हो गया। तो हमें कुछ करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, अर्थात कि ये पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ट्विस्ट डालते हैं। अब क्वेश्चन अलग तरीके से करते हैं बच्चों, तो ये हटाता हूं, है ना। देखें, अब देखें बच्चों आप लोग, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा बदलाव किया। अच्छा, मैंने क्या किया, दो चार्ज ले लिए। एक चार्ज को हमने ले लिया बच्चों +4 कूलम, है ना। क्या लिया बच्चों, मिटा ही देता हूं क्वेश्चन को, ताकि समझने में आपको आसानी रहे। एक चार्ज क्या लिया बच्चों, तो एक चार्ज हमने ले लिया +4 कूलम। अच्छा, एक चार्ज क्या ले लिया हमने बच्चों, +1 कूलम। ठीक है, अब इनके बीच का सेपरेशन क्या रखा हमने, 1 मीटर रखा। ठीक है, अब एक तीसरा चार्ज हमें क्या रखना है, Q कूलम का, है ना। हमने एक चार्ज रखा ए पोजीशन पे, क्या बच्चों, ए पोजीशन पे रख दिया +4 कूलम, और बी पोजीशन पे क्या रख दिया हमने, तो बी पोजीशन पे हम लोगों ने रख दिया बच्चों +1 कूलम। और क्वेश्चन ऐसे बन गया, टू चार्जेस +4 कूलम +1 कूलम आर फिक्स्ड एट सेपरेशन 1 मीटर, एट व्हाट पोजीशन या डिस्टेंस अ थर्ड चार्ज Q। अच्छा, इस चार्ज के Q के पास एक खासियत है, हम इसका नेचर नहीं जानते। हाँ, मैग्नीट्यूड जानते हैं, Q अमाउंट का होगा। तो Q इज टू बी प्लेस्ड ऑन लाइन AB सो दैट, है ना, सो दैट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में एक ही चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आ गया, है ना। अब एक क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्जेस +4 कूलम +1 कूलम है। अब ऐसी स्थिति में एक तीसरा चार्ज हम कहां पे रखें ताकि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो बच्चों, इक्विलिब्रियम में हो। और साथ में हमें नहीं पता है कि Q का नेचर क्या है, तो क्वेश्चन में हमने ऐड कर दिया ऑल्सो स्टेट नेचर ऑफ चार्ज +Q। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन ऐसे क्यों बना के हमें दिखा रहे हैं। देखिए बच्चे क्या होता है, फिजिक्स के अंदर आपने कोई न्यूमेरिकल अगर पढ़ते हैं आप, उसमें दिए गए डेटा से अगर आप खेलते हैं ना, तो उसमें चीजों को रीएडजस्ट करते हैं, तो वहां आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल पकड़ा, उसमें चीजों को मैंने बदल दिया, तो मेरे बदले हुए स्टाइल से
आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, आप अलग कॉन्सेप्ट निकाल पाएंगे। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपको नई चीज सीखने का यहाँ पे मौका मिलेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में डेटा का उलट फर्क फेर करके भी आप क्वेश्चन खुद से भी क्रिएट करें और उसके सॉल्यूशन बच्चों खुद से भी फाइंड करने की कोशिश करें। ये तरीका आपको फिजिक्स को रियल में सिखा देगा, है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस डेटा को यहाँ पे चेंज किया है और थोड़ा सा एक लेके आया। अब तक से जो लिया गया थर्ड चार्ज है उसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या बात किया कि ये दोनों ही चार्ज यहाँ पे फिक्स नहीं है। अब तीसरा चार्ज क्या होना चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड, साथ में इसका नेचर क्या होना चाहिए जिसके लिए पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। सॉल्यूशन बनाते समय शुरुआत करते हैं यहां से, दोनों ही चार्ज सेम नेचर के हैं। अब तीसरा चार्ज हमें कहां रखना पड़ेगा कि वो तीसरा चार्ज हमेशा जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे, अर्थात उस चार्ज को आपको इक्विलिब्रियम में रखना ही रखना है। तो उसके लिए आपको कहां पोजीशन मिलेगा, तो वो पोजीशन मिलेगा दोनों चार्ज के बीच में, और बीच में कहां होगा, छोटे वाले चार्ज के पास। मान लो तीसरा चार्ज क्यू गुलाम का यहाँ पे हम रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे रख देते हैं तो मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेंगे। पहला, q इज इन इक्विलिब्रियम। जब इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो क्या मिलता है ये देखते हैं। जो तीसरा चार्ज लिए हैं उसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। तो Q इज इन इक्विलिब्रियम, ये तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब Q पे इस डायरेक्शन में +4 कूलाम के कारण लगने वाला फोर्स +1 कूलाम चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको। चलिए, अब ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं कि यहां पे Q कूलाम पे +4 कूलाम का जितना फोर्स लगाता है, जितने मैग्नीट्यूड का लगाता है, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स प्लस नहीं, साइन तो नहीं जानते ना हम, तो Q कूलाम पे क्या लगाता है फोर्स, +1 कूलाम का चार्ज लगाता है। अच्छा, दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अब फोर्स की वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो +4 कूलाम के कारण Q पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये होगा कि एक चार्ज है +4 और एक चार्ज है Q, डिवाइडेड बाई 4 और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अर्थात कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा k Q इंटू 1 और डिवाइडेड बाई Q और 1 के बीच का डिस्टेंस x है, x का स्क्वायर। अच्छा, यहां से k गया, k गया, q गया, q गया। नोट कीजिएगा यहां से q चार्ज क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, अर्थात कि q के इक्विलिब्रियम को सोच के आप इस चार्ज की अमाउंट नहीं निकाल सकते। तो क्या यहां से मिलेगा, यहाँ पे पोजीशन x की वैल्यू इससे मिल सकती है। तो आपको क्या मिला, ये मिला 4/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला बच्चों, 1 बाई एक्स स्क्वायर मिला। अच्छा, टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग ए स्क्वायर रूट, है ना, दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिलता है, ये 2/1 माइनस एक्स, और ये क्या मिलेगा बच्चों, 1 बाई एक्स। अच्छा, यहां से क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स मिल जाएगा बच्चों, ऐसे 2x 1 माइनस एक्स। तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1/3 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें +1 कूलाम से कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तो 1/3 मीटर के डिस्टेंस पे हमें रखना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा चीज में क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड व्हाट इज नेचर ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो जब हम चार्ज Q की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं सोचेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर निकालने की कोशिश करेंगे
हम इसके इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं सोचेंगे, हम इक्विलिब्रियम के बारे में सोचेंगे चाहे तो 1 कूलम चाहे तो 4 कूलम। किसी के भी इक्विलिब्रियम से आप क्वेश्चन को करेंगे तो इस चार्ज की अमाउंट आ जाएगी। तो देखते हैं हम +4 कूलम के चार्ज के इक्विलिब्रियम से। तो कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ +4 कूलम चार्ज, देखते हैं बच्चों। अब इसके इक्विलिब्रियम को जब हम कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा? +4 कूलम चार्ज को जब इक्विलिब्रियम में हम रखेंगे तो इसका अर्थ है इस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। अच्छा, +1 कूलम का चार्ज, इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स ऑन 4 कूलम ड्यू टू 1 कूलम चार्ज इस डायरेक्शन में होगा। अब ये इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब इसके ऊपर क्यू चार्ज कितना फोर्स लगा है, तो क्यू चार्ज कैसा फोर्स लगा है, तो क्यू चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा है। तो क्यू चार्ज के कारण इधर मान लिया जाए क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये फोर्स क्या है बच्चों, तो ये फोर्स है 4 कूलम चार्ज पे क्यू कूलम चार्ज के कारण लगने वाला ये फोर्स हो जाएगा। अच्छा, क्यू कूलम चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स तभी हो सकता है जब इसका नेचर क्या हो बच्चों, नेगेटिव हो। ये नेगेटिव होगा तो इस चार्ज को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। तो हमने मान लिया कि इसके ऊपर चार्ज का नेचर क्या है बच्चों, नेगेटिव है, जैसी हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। तो -q कूलम के कारण इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और +1 कूलम के कारण +1 कूलम चार्ज के कारण +1 कूलम चार्ज के कारण यहाँ फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा, ऐसी स्थिति में +4 कूलम चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसका अर्थ ये है कि +4 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स -q कूलम चार्ज लगाता है मैग्नीट्यूड में, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स +4 कूलम चार्ज पे कौन लगाता है, 1 कूलम का चार्ज लगाता है। अब 4 कूलम चार्ज के ऊपर q कूलम चार्ज के कारण कितना फोर्स होगा, तो ये होगा k इंटू 4 इंटू क्यू मैग्नीट्यूड में। अच्छा, अपॉन डिस्टेंस क्या है बच्चों, तो यहां से ये डिस्टेंस 1 - x है, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है, 1/3 है, तो 1 - x का होल स्क्वायर। अच्छा, 4 कूलम चार्ज पे 1 कूलम चार्ज के कारण क्या फोर्स लगेगा, ये होगा k इंटू 4 इंटू 1। अच्छा, 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो 1 मीटर। तो क्या लिख देंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अब देखें, इसको सॉल्व करें, ये गया 4 गया 4 गया, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 - x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1। अच्छा, x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/3, तो यहाँ पे 1/3 रख दिया, तो 1 - 1/3 x का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर q का मैग्नीट्यूड कितना आया, तो q का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास 3 में से 1 गया तो 2/3, डेट इज 4/4 स्क्वायर करने पे 4/9 कूलम। तो विथ नेचर के साथ क्यू कूलम चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी बच्चों विथ नेचर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/9 कूलम। ठीक है बच्चों, तो हमने इस क्वेश्चन में बच्चों वह पोजीशन भी फाइंड कर लिया जहां पे -q कूलम चार्ज 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और साथ में इस चार्ज की अमाउंट क्या होनी चाहिए ताकि पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू 4/9 होनी चाहिए। तो फिर से आपको एक चीज दोहराता हूं, अगर हमारा ऐसे क्वेश्चनों में पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम हो, वैसी स्थिति में हम इक्विलिब्रियम इस चार्ज का नहीं लेंगे, इसके अलावा आप इसका भी ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं, किसी का भी ले। अगर हम चाहे +4 कूलम चार्ज का इक्विलिब्रियम रखें, चाहे +1 कूलम चार्ज का इक्विलिब्रियम रखें, दोनों ही स्थितियों में हम क्यू की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कूलम्स लॉ पे एक बढ़िया सा बेहतरीन सा बच्चों ये क्वेश्चन था। अब चलिए कूलम्स लॉ पे अब अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना, देखते हैं। ये हटाता हूं बच्चों।
चलिए बच्चों, अब एक और क्वेश्चन करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। ये इंक थोड़ा स्प्रेड हो रहा है तो बहुत मिटाने में तकलीफ हो रही है, तो इसको हम करते हैं ना, इसको यूज करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं करा है बच्चों, है ना। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जिसके लिए साइड लेंथ क्या है, तो 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम दिया ए, बी और सी। मान लीजिए ए पे आपने चार्ज कितना रखा, तो ए पे चार्ज आप लोगों ने रखा, यहां पे क्या रखा हमने, तो यहां पे रखा -1 कूलम, ठीक है। अच्छा, यहां चार्ज क्या रखा हमने, तो यहां पे चार्ज रखा हमने -2 कूलम, और यहां पे चार्ज क्या रखा बच्चों, तो हमने रखा +2 कूलम, ठीक है। हमने तीन चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स पे रख दिया। अच्छा, अब आप लोगों से पूछ लिया मैंने, फाइंड नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स ए, है ना। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स ए पे रखे गए चार्ज के ऊपर नेट कूलम्बिक फोर्स क्या लगेगा, ये आपको निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एक रफ स्ट्रक्चर यहां पे देखते हैं। -2 कूलम के कारण -1 कूलम पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। हम कह सकते हैं कि -1 कूलम चार्ज पे -2 कूलम चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में बच्चों फोर्स है, रिपल्सिव है, ठीक है। अच्छा, +2 कूलम के कारण -1 कूलम पे फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ये अट्रैक्ट करेगा ना इसको, तो ये होगा बच्चों फोर्स ऑन -1 कूलम चार्ज ड्यू टू +2 कूलम। अच्छा, इस फोर्स को हमने नाम दिया बच्चों F1। अच्छा, इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको नाम दिया बच्चों F2। अच्छा, अब देखते हैं F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है। तो दिया गया ट्रायंगल बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट इज ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल क्या है 60 डिग्री, और ये भी एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री। अच्छा, एक लाइन पे ये टोटल एंगल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कप्लीमेंट्री एंगल हो गया ना एक तरह से। तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, तो टोटल एंगल 180 है, तो इसलिए क्या होना चाहिए 120 डिग्री। तो यहां से थोड़े से हल्के फुल्के ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हमने देखा कि F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है, तो 120 डिग्री, ठीक है। तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल फोर्स ऑन -1 कूलम चार्ज। इस पे टोटल फोर्स की हम कल्पना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो जो ये टोटल फोर्स है ये किससे बना है, ये बना है बच्चों फोर्स F1 प्लस F2 से बना है। अच्छा, यहां साइड में F1 और F2 का हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखते हैं भाई। F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 कूलम पे -2 कूलम के कारण जो फोर्स लगेगा K इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है बच्चों। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया बच्चों K/2 आ गया। उसी तरह F2 की वैल्यू क्या होगी, -1 कूलम चार्ज के ऊपर +2 कूलम के कारण कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों K इंटू 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर, दैट इज इट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या बच्चों K/2 मैग्नीट्यूड का ये भी फोर्स है। तो टोटल फोर्स होगा F1 प्लस F2।
अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालें हम टोटल फोर्स का। तो जो टोटल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो जो टोटल फोर्स बना है बच्चों, ये दो फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर है। और दो वेक्टर ए और बी का वेक्टर सम का रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसके अनुसार हो जाएगा, ए के जगह पे f1 है तो हो जाएगा f1a स्क्वायर। अच्छा, बी के जगह पे f2 है तो f2a स्क्वायर, 2ab अर्थात कि 2f1 f2 और cos 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों ही फोर्स के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 120 डिग्री। अच्छा, अब देखते हैं क्या आता है। अंडर रूट f1 की वैल्यू k/2, f2 की वैल्यू k/2, तो आंख मूंद के रख लीजिए। k1/2 का होल स्क्वायर, k1 बाई सॉरी k1 नहीं k का k/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू k/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, cos 120 डिग्री क्या होगा? तो cos 120 डिग्री बच्चों हो जाएगा आपके पास, cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलने वाला है? ये -1/2 हो गया तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इसका अर्थ है कि ये पूरा का पूरा टर्म चला गया, तो आंसर हमारा बचा k/2 बचा। तो इस तरीके से -1 कूलाम चार्ज के ऊपर टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? मैग्नीट्यूड में k/2 होगी। और k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है मीडियम का, जो दोनों चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो मीडियम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो दो चार्ज के बीच का मीडियम हम एयर या वैक्यूम के रूप में ले सकते हैं। और एयर और वैक्यूम के लिए k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और फोर्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाल लिया? -1 कूलाम चार्ज के ऊपर टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब कूलाम्स लॉ पे, कूलाम्स लॉ के ऊपर वेक्टर फॉर्म पे एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, और उसके बाद हम अपने गाड़ी को कूलाम्स लॉ में थोड़ा सा विराम देंगे, है ना, ताकि कोर्स का पहिया भी बच्चों आगे चलता रहे, है ना। अभी तक से क्वेश्चन हमने 8-10 न्यूमेरिकल कर लिए जो कूलाम्स लॉ के ऊपर थे, तो इतने न्यूमेरिकल काफी हैं आपको समझाने के लिए। बाकी अभी न्यूमेरिकल का अलग सेट ही कराऊंगा मैं, लेवल 1 लेवल 2 करके, जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ढेर सारे क्वेश्चन अभी करना बाकी है कूलाम्स लॉ में। तो देखिए एक और न्यूमेरिकल लें आप लोग मेरी ओर से। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है बच्चों कि मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है और ये क्या है बच्चों? वाई। अच्छा, एक चार्ज यहां रख दिया गया क्या बच्चों? +4 कूलम, और एक चार्ज यहां रख दिया गया क्या बच्चों? -2 कूलम। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट की पोजीशन को हमने दे दिया क्या है? 3 और 4। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये कितना है? 3 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 4 मीटर। ठीक है। अब आपसे मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया, और ये क्या है बच्चों? ओरिजिन है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया बच्चों? ओ, और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया बच्चों? पी। ठीक है। तो आपसे पूछ लिया मैंने, फाइंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्बिक फोर्स ऑन -2 कूलम चार्ज ड्यू टू +4 कूलम चार्ज। एक बेहतर सा क्वेश्चन है बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को एकदम बेसिक लेवल से समझने के लिए, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कूलम्बिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हम इसी स्टेप से आगे बढ़ेंगे जैसे मैं कर रहा हूं।
यहाँ पे 2 पार्ट में कर दिया ताकि चीजों को साफ साफ समझाया जा सके। अच्छा, पहला चीज देखें आप, जिस पॉइंट पे इस चार्ज को रखा गया है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज -2 कूलम, अर्थात कि पॉइंट पी की बात कर रहा हूं, पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो आर इक्वल टू ये हो जाएगा ओपी, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, ओपी वेक्टर क्या होगा? यहाँ पे ये वेक्टर क्या होगा? ये एक ऐसा वेक्टर है ओपी जिस ओपी वेक्टर में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 मीटर और इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल आई इंटरसेप्ट कितना है 4 मीटर। तो ओपी की वैल्यू भाई रेजुलेशन ऑफ वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से एक्स कंपोनेंट है 3 और वाई कंपोनेंट है 4, तो ये हो जाएगा क्या 3i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट, ओपी लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ओपी, अर्थात कि वेक्टर आर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? बोलिए बच्चों। तो हम जानते हैं किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है बच्चों उस वेक्टर के ऊपर एक कैप, एक टोपी, ये हो गया। अच्छा, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है? तो किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें मिल गया लाइन ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर आर कैप, है ना? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, आर वेक्टर क्या है आपके पास? 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5, ये हो जाएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। अच्छा, अब 4 कूलम और -2 कूलम के बीच में लगने वाला कोलम्बिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? तो आपके पास फोर्स ऑन -2 कूलम चार्ज ड्यू टू 4 कूलम चार्ज, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दो चार्ज के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड के Q1 का मैग्नीट्यूड 2 है, Q2 का मैग्नीट्यूड 4 है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 4 कूलम और 2 कूलम के बीच का डिस्टेंस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अर्थात कि 5 मीटर के ये बराबर है। देख रहे हैं यहाँ, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेनस क्या लिया जा सकता है 5, और ऐसे भी इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं कि इस फॉर्म में 5 से डिवाइड किया है अर्थात कि 5 है। तो ऐसी स्थिति में 2 कूलम -2 कूलम और 4 कूलम के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा k × 2 × 4 बाई इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर अर्थात कि 5 का स्क्वायर, दैट इज 8k डिवाइडेड बाई 25, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। तो देयरफॉर अब इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? फोर्स ऑन -2 कूलम चार्ज ड्यू टू 4 कूलम, एकदम वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? तो ये वेक्टर फॉर्म में होगा, एक तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो 8k/25 आई इंटू इस फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो -2 कूलम चार्ज पे प्लस 4 कूलम चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन तो इधर है बच्चों, अट्रैक्टिव है ना, तो यही डायरेक्शन है फोर्स ऑन -2 कूलम चार्ज ड्यू टू 4 कूलम चार्ज, इसकी डायरेक्शन तो इधर है अर्थात कि ओपी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर आपके पास आर कैप है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? -r कैप होगा, अर्थात कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8k/25 इंटू -r कैप, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपके पास क्या है? -r कैप, इसलिए इस फोर्स का पूरा वेक्टर फॉर्म ये आ गया। अच्छा, 8k/25
अब देखते हैं माइनस आर कैप क्या होगा। तो आर कैप आपके पास ये है, तो माइनस आर कैप आपके पास हो जाएगा बच्चों क्या, इसके आगे बस माइनस ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और डिवाइडेड बाई 5। इसके आगे हमने क्या ले लिया बच्चों, माइनस ले लिया। हमारे पास ये है ना, ये है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5 एक तरह से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास फोर्स का वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा। अच्छा, इसको और सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश करें तो 25 5 125, तो 8k अपॉन 125, अब माइनस ले लीजिए यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। और जहां के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जो क्या होगा 9 इंटू 10 के पावर 9, और यूनिट न्यूटन मीटर ए स्क्वायर अपॉन कूलाम ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाले फोर्स का हमने कंप्लीट वेक्टर फॉर्म बच्चों निकाल लिया। तो चलिए और वेक्टर फॉर्म निकालेंगे हम आने वाले क्वेश्चनों में, बाकी यहां तक कूलाम्स लॉ को मैंने आपको समझा दिया। तो आज के लास्ट टॉपिक में एक चीज पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलाम्स लॉ। देखते हैं, ये हटाता हूं बच्चों, कुछ थ्योरी भी कर लें, है ना। चलिए, तो अपने कूलाम्स लॉ के गाड़ी को थोड़ा विराम करेंगे और लास्ट इसके ऊपर थ्योरेटिकल पार्ट हम कवर करेंगे, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलाम्स लॉ। देखते हैं क्या होता है ये। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलाम्स लॉ। देखते हैं बच्चों ये क्या होता है। देखें, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। अच्छा, ये लाग कहता है, अगर मान लिया जाए बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक चार्ज Q1, एक चार्ज क्या है बच्चों Q2 माइनस Q2 मान लो, एक चार्ज क्या है तो Q3 प्लस Q3 मान लो, और ऐसे करते करते हमारे पास कितने चार्जेस हैं, इन चार्जेस हैं, तो माइनस Qn है। अच्छा, एक और चार्ज है क्या, इनके पास इनके इस आसपास रखे गए रीजन में एक चार्ज क्या है बच्चों, तो मान लीजिए प्लस Q चार्ज है। इसका अर्थ है कि इन चार्जेस के आसपास के रीजन में, इनके नेबरिंग रीजन में एक चार्ज रखा गया है क्या बच्चों, प्लस Q। और आपसे पूछा गया कि इस प्लस Q पे टोटल फोर्स कितना होगा, तो इसके लिए कहता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, अगर किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द बहुत सारे चार्जेस रखे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इस चार्ज पे लगने वाला जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सभी चार्जेस के द्वारा इंडिविजुअली एक्सर्टेड कूलाम्बिक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, टोटल रिजल्टेंट फोर्स, टोटल रिजल्टेंट फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज ड्यू टू in charges as shown in diagram, as shown in डायग्राम को देखते हुए स्टेटमेंट लिखा जा रहा है बच्चों। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है टोटल रिजल्टेंट फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज ड्यू टू n चार्जेस एज shown in the diagram is equal to vector sum of all coulombic force exerted by
n चार्जेस ऑन प्लस q कूलाम, है ना। ये समझ में आ रहा है बच्चों? कह रहा है क्या, प्लस q कूलाम चार्ज पे टोटल फोर्स क्या होगा, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स होगा, इसके ऊपर प्रत्येक चार्ज जितने फोर्सेज लगाते हैं उनके उनके वेक्टर सम, अर्थात कि प्रत्येक चार्ज अपना एक कूलाम्बिक फोर्स लगाएगा और सभी फोर्स को अगर जोड़ दे तो हमें वेक्टर सम ऑफ ऑल द कूलाम्बिक फोर्स मिल जाएगा। और वेक्टर सम ऑफ ऑल द कूलाम्बिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस q इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इट इज नोन एज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों पेन पे कॉपी का आप इस्तेमाल करें। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। अच्छा, अब इस चीज को समझें आप डायग्राम से। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस चार्ज के द्वारा प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो कूलाम्बिक फोर्स होगा हमेशा उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होता है। तो प्लस Q1 के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये हमने मान लिया क्या बच्चों, F1 हो गया। अच्छा, Q2 के कारण नेगेटिव है तो ये फोर्स किधर लगेगा, Q2 और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, और ये अट्रैक्टिव है इसलिए फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, टुवर्ड्स Q2 होगी। अच्छा, Q3 के कारण जो फोर्स होगा वो किधर होगा बच्चों, तो ये जो फोर्स होगा इसी लाइन के अलोंग होगा। चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स में इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको हमने नाम दिया क्या, F3 फोर्स। इसको नाम किया ऊपर वाले फोर्स Q2 के कारण क्या नाम दिया बच्चों, F2 फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब Q1 के कारण Qn के कारण Q पे क्या लगेगा, ये भी नेगेटिव है, तो इसके कारण इसके ऊपर एक्सर्टेड फोर्स इसी लाइन के अलोंग होगा। और चूंकि नेगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव होगा, तो लिख सकते हैं इसको, ये फोर्स क्या है बच्चों, Fn। ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इन डायग्राम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इन डायग्राम वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं यहां पे टोटल फोर्स ऑन प्लस क्यू। ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस क्यू पे टोटल फोर्स होगा सभी चार्जेस के द्वारा एक्सर्टेड इंडिविजुअल कूलाम्बिक फोर्स का सम, दैट इज इट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2, है ना, F2 वेक्टर फॉर्म में F3, ऐसे करते हुए चूंकि हमने n चार्ज लिया है तो n चार्जेस के द्वारा एक्सर्टेड इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब एक चीज यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए आप लोग के लिए, जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में आने वाला इंडिविजुअल चार्जेस के कारण फोर्स है वो दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है। इसका अर्थ है कि F1 का मैग्नीट्यूड इस बात पे नहीं निर्भर करेगा कि ये चार्ज है या नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नोट में, फोर्स एक्सर्टेड बाई each charge is independent of presence of अदर चार्जेस, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारे फोर्स एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। कहने का अर्थ ये है कि Q1 ने अगर Q पे मान लीजिए 40 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो अगर ये चार्ज आ गया जैसे मान लीजिए 500 को -500 कूलम आ गया, -500 कूलम आ गया, तो भी Q1 यहाँ फोर्स क्या लगाएगा, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। इसका अर्थ है कि इसके द्वारा एक्सर्टेड फोर्स F1 इस बात से इंडिपेंडेंट है कि ये सारे चार्जेस हैं कि नहीं है, होंगे तो भी इतने मैग्नीट्यूड का लगेगा,
नहीं भी होंगे फिर भी इतने ही मैग्नीट्यूड का लगेगा। यही है खूबसूरती किसका, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा कूलम्ब्स लॉ बच्चों कंप्लीट हुआ, है ना। तो अब तक से हमने बहुत सारे टॉपिक स्टडी कर लिया। तो आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में अब नेक्स्ट हम टॉपिक बच्चों शुरू करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, गॉस लॉ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और साथ में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को सीखना, और डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को पढ़ना। तो ये सारी चीजें आने वाले लेक्चर में हम लोग बच्चों करेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों यही हम फिनिश करते हैं। तो जितने भी मैंने आपको पार्ट पढ़ा है उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा 1 to 5, और उसके बाद पार्ट 6 हम पढ़ना जल्द ही शुरू करेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं।